हेलो एवरीवन। सो आई एम वेरी सॉरी, मैंने बोला था कि 9 बजे तक स्ट्रेटजी वीडियो आ जाएगी, बट इट्स ऑलरेडी मतलब 10 बज चुके यार वीडियो बनाते समय। बिकॉज़ यार आप लोग जानते नहीं हो कि वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा कशमकश करना पड़ता है, फिर जाके टाइम निकलता है, मतलब टाइम के साथ बाकी रिसोर्सेज तो हैं ही अपने पास। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं साइंस 1 में किस तरीके से आप 40 मार्क्स ला सकते हो, या फिर वो बताते हैं कि यार जिनका मतलब थोड़ा भी चांस नहीं है पास होने तक का, उनको क्या करना है। बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड कि यार आपका जो मैथ्स है, साइंस है, ये काफ़ी ज़्यादा वीक है ना। तो इसमें से एक तो बेस्ट ऑफ 5 में आपका जाने वाला है जिनका वीक है। अब जो देखो जो 60% रहते हैं, 70% रहते हैं, जिनका मतलब परसेंटेज ऐसा रहता है, उनका मोस्टली आप लोग देखोगे इनका साइंस या तो मैथ्स ही बेस्ट ऑफ 5 में रहता है ना। इस साल तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का मैथ्स भी जाएगा, बिकॉज मैथ्स में कम आएगा, है ना। सो जो भी है 40 मार्क्स कैसे लाना है साइंस 1 में, ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, बट स्टिल ला सकते हो 40 मार्क्स। हाउ, आई कैन टेल यू। साइंस में देखो 40 मार्क्स लाना क्यों इतना डिफ़िकल्ट है, और साइंस में 35 प्लस लाना क्यों इतना आसान है, दोनों चीज़ों का जवाब दूंगा। ठीक है, साइंस में 35 प्लस लाना क्यों इतना ईजी है, और साइंस में 40 लाना क्यों इतना हार्ड है, दोनों चीज़ों का जवाब आज आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है 35 प्लस लाना उन लोगों के लिए जिन लोगों ने साल भर पढ़ा है। अब जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है उनको कम से कम साइंस 1, साइंस 2 और ओरल मिला के 25 मार्क्स लाना ही लाना है, बिकॉज आपका साइंस और मैथ्स को मिला के कंबाइन पास कर देते हैं। कंबाइंड पासिंग रूल आपने सुना होगा, है ना। तो एटलीस्ट 25 प्लस आप लाओ दोनों मिला के, साइंस 1, साइंस 2, और मैथ्स में भी अच्छा स्कोर करो। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो हो ही जाओगे पास, बस ठोक के आना। ठोक के आओगे तो टीचर आप लोगों को किसी तरीके से भी 3 में से 1, 2 में से 1, 3 में से 1, 2 में से 1 ऐसा मार्क्स दे के पास कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो साइंस में देखो 35 प्लस लाना क्यों इजी है, इसका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे, कहाँ कहाँ पे मेरे मार्क्स कटे थे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट रहेगा, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी। पार्ट ए में रहेगा 5 MCQ और पार्ट बी में रहेगा 5 ऑब्जेक्टिव। अब 5 ऑब्जेक्टिव में देखो आपको मैच द कॉलम आ सकता है। मैच द कॉलम जैसे हम लोगों को आ गया था रेड लाइट का वेवलेंथ, है ना, रेड लाइट या वॉयलेट लाइट का आया था, रेड लाइट ही थी आई थिंक। और दूसरा आ सकता है कोरिलेशन, इंटर रिलेशन जो बोलो उसको। कोरिलेशन में मतलब ऐसा रहेगा कि अगर मिरर है तो रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ पे 2 डॉट यहाँ पे लिखेगा लेंस, और यहाँ पे छोड़ देगा डैश, तो इसका आंसर आएगा रिफ्रैक्शन, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। फिर थर्ड आता है ऑड मैन आउट। चौथा आपको एक 1 वर्ड का क्वेश्चन पक्का पूछेगा जिसका आंसर 1 वर्ड में होगा, जैसे हम लोगों को आया था पहला सैटेलाइट जो रशिया ने लॉन्च किया, उसका आंसर था स्पुतनिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है। फिर 5वां ऐसे ही किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है, जैसे कोरिलेशन है, अच्छा कोरिलेशन ही इसका नाम है, मैच द कॉलम, ऑड मैन आउट, और 1 वर्ड में इसका आंसर। और भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब एक्टिविटी टाइप में। अब मुझे याद नहीं आ रहा है पेपर पैटर्न का ये पार्ट, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, एक्टिविटी में ही रहेगा। तो यार देखो पहले 5 जो MCQ रहते हैं ना, वो तो आप लोग स्कोर कर ले जाओगे शायद, बट जो ये 5 ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना, ये काफ़ी हार्ड जाते हैं बहुत लोगों के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 2 पार्ट है। एक पार्ट ए है जिसमें रहता है गिव रीज़न। गिव रीज़न आपको करना रहता है 2, 3 में से, ये 4 मार्क का। फिर पार्ट बी में आपको करने रहते हैं एक्टिविटीज़। क्वेश्चन आंसर इसमें रहता ही नहीं है यार, एक्टिविटीज़ आपको 3 करने रहते हैं 5 में से, और ये रहता है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, इतना हुआ, ये टोटल कितना हो गया, ये 5 मार्क का MCQ और ये 5 ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स हो चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आंसर्स रहते हैं, और आंसर्स में ही एक्टिविटी चार्ट ये सब कुछ रहता है, एक्टिविटी चार्ट सब कुछ। ठीक है, इसमें आप लोगों को 5 करना रहता है 8 में से, 5 करना रहता है 8 में से, और ये रहता है 15 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, ठीक है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको आंसर ही रहेगा, जिसमें एक तो एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्या दोनों वैसे ही रहेंगे। जैसे हमें देखो केमिकल रिएक्शन से आया था, व्हाट इज रस्ट, व्हाट इज करोजन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ रस्ट, एंड राइट द रिएक्शन शोन इन द फिगर, राइट द कैथोड रिएक्शन, राइट द एनोड रिएक्शन। ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा था। फिर ह्यूमन आई से पूछा था, लाइट कैसे पास होती है, इमेज कैसी बनती है, फिर इमेज हमें सीधी क्यों दिखती है, कौन सा लेंस रहता है आंखों में, सब पूछा था हमें। ठीक है, तो आंसर्स टाइप ही रहता है ये, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एक करना रहता है 2 में से, और ये रहता है 5 मार्क्स का। ठीक है, अब
साइंस 1 की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे। सर मेरे को न्यूमेरिकल नहीं आता है, मैं सर न्यूमेरिकल नहीं करूँगा तो चलेगा क्या? न्यूमेरिकल नहीं करोगे बिल्कुल चलेगा, बट ग्रेविटेशन के हार्ड होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, नहीं करोगे तो चलेगा। इलेक्ट्रिक करंट के हार्ड है, इंपॉर्टेंट भी है, हीट के नहीं करोगे चलेगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कर लेना, 2 ही न्यूमेरिकल है, 2 ही फॉर्मूला बेस्ड है, उनको कर लेना। लेंसेज की बात करें तो लेंसेज में देखो डिफेक्ट वाला क्वेश्चन आना ही आना है, डिफेक्ट से आपको कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। जैसे हर साल क्या क्वेश्चन आता है, एक रामू है, रामू पीछे बैठता है और पीछे बैठ के उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है। अगर उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। पहला, उसकी बीमारी कौन सी है आंखों में, तो आपको पता है मायोपिया है, और उसको ठीक करने के लिए लेंस कौन सा लगेगा, आपको पता है कॉनकेव लेंस यूज होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को उसमें पूछ लेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उसकी जो पावर होगी दी गई, मतलब आइडेंटिफाई द पावर विच ही विल हैव फ्रॉम द गिवन। तो पावर जो आपको गिवन रहेगा उन तीनों में से कोई एक उसकी पावर होगी। आपको गिवन रहेगा -1 0 1, तो आपको पता है कॉनकेव लेंस है तो उसकी पावर नेगेटिव होती है, ठीक। तो यहाँ पे -1 ही उसकी पावर हो सकती है और 0 नहीं हो सकती, बिकॉज उसको नहीं दिखता है बोर्ड। अगर उसको बोर्ड क्लियर दिखता तो उसकी पावर 0 होती है ना, उसको सब कुछ क्लियर दिखता। और पावर 1 कब होती, जब उसको नज़दीक का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया होता। तो ऐसे डिफेक्ट को लेके क्वेश्चन बहुत सारे आपको पूछ सकता है। फिर देखो सुरभि वाला क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में ही कि सुरभि हैज़ दिस प्रॉब्लम एंड नहीं, सुरभि हैज़ दिस पावर, तो उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, और अगर इतनी पावर है उसकी तो उसको लेंस कौन सा यूज होगा और बीमारी कौन सी। ऐसा 3 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। डिफेक्ट वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। लास्ट वाला नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट करके जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आया है वो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, इतने साल के पेपर देखोगे ना, अच्छे से पता चलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे। कैसे? ये जो आपको गिव रीजन दिख रहा है ना, गिव रीजन में एक तो आपका फिजिक्स से रहेगा, 2 आपका केमिस्ट्री से रहेगा। इसमें केमिस्ट्री से आने का ज़्यादा चांस रहता है। इसमें एक आपका फिजिक्स से रहेगा, एक आपका केमिस्ट्री से रहेगा। इसमें 4 फिजिक्स से रहेगा, 4 केमिस्ट्री से रहेगा। इसमें 2 केमिस्ट्री से रहेगा, 3 फिजिक्स से रहेगा, ठीक है। और फिर ये ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे इसमें भी इक्वली डिवाइडेड रहेंगे। 5 MCQ में 2 केमिस्ट्री से, 3 फिजिक्स से, या 3 केमिस्ट्री से 2 फिजिक्स से, ऐसा ही वेटेज रहता है। पार्शियली डिवाइडेड है, ठीक है, मतलब इक्वली डिवाइडेड है। तो आपको बता दूं कौन फिजिक्स का है कौन केमिस्ट्री का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला है फिजिक्स का, दूसरा है केमिस्ट्री का, तीसरा है केमिस्ट्री का, चौथा है फिजिक्स का, 5वां है फिजिक्स का, 6ठा है फिजिक्स का, 7वां है फिजिक्स का, 8वां है केमिस्ट्री का, 9वां है केमिस्ट्री का, 10वां है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस है यार। उसमें मतलब फिजिक्स ही है ये एक्चुअली, बट फिर भी इसमें आप लोगों को नॉलेज ज़्यादा दी हुई है, ठीक है। तो आपको टोटली सिलेबस में देखो केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर हैं। आपको सिर्फ देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन कंपाउंड और मेटलर्जी, इतना ही है। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अब उनके पास बस एक ही दिन है, तो एक दिन में यार उन लोग कितना कुछ पढ़ सकते हैं, तो उनको मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ उनको क्या करना है। सबसे पहले जो 3rd चैप्टर है ना, 3rd चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स का। तो यार 3rd चैप्टर के लिए आप लोग मेरे लेक्चर्स देख लो, सारे के सारे जितने रिएक्शन आपको दिए हैं 3rd चैप्टर में, एक एक रिएक्शन अच्छे से रट डालो, बिकॉज आपको उसमें से 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है। फिर 4th चैप्टर में जाए तो 5th चैप्टर में जाए तो 5th चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से आना चाहिए कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, रीजलेशन क्या होता है, ग्राफ जो आपको एनोमलस बिहेवियर का दिया उसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको रेनबो फॉर्मेशन और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो वाला कंसेप्ट अच्छे से कर लेना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट और डेफिनेशंस अच्छे से कर लेना। जिनका कुछ भी नहीं हुआ है उनको बता रहा हूं मैं, जिनका कुछ भी नहीं हुआ है उनको 3rd चैप्टर के सारे रिएक्शंस रट लेने हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन रट लेने हैं, रेंसिडिटी क्या होती है, रस्ट क्या होता है, करोजन क्या होता है, ये सारी छोटी मोटी चीजें रट लेना। जो रिड्यूस्ड है उनके लिए माफी चाहूंगा, बिकॉज रिड्यूस मुझे पता नहीं है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से आपको ये क्वेश्चन आने का पक्का चांस है कि एटॉमिक साइज आते टाइम क्यों बढ़ता है, एटॉमिक साइज नीचे जाते टाइम क्यों घटता है, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक। अब उसके बाद आपको जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है वो ऑब्वियसली बकवास चैप्टर है, बट इधर से जनरेटर वाले क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो चाहिए तो कर लेना वरना मत करना। जिनको पास होना है उनको बोल रहा हूँ, जिनको फुल लाना है उनको सब करना है। अभी ये मैंने बताया नहीं, हाँ बताऊंगा। फिर जो 5th चैप्टर है वो अच्छे से करके जाना। 6th चैप्टर का थ्योरी पार्ट अच्छे से करके जाना, 5th का भी थ्योरी पार्ट अच्छे से करने जाना। न्यूमेरिकल छोड़ो, कैलोरीमीटर छोड़ देना 5वें में से, बट स्पेसिफिक हीट क्या होती है उसका डेफिनेशन क्या होता है ना, और लेटेंट हीट क्या होती है उसका डेफिनेशन क्या होता है। और फिर वो वाला क्वेश्चन है ना कि पानी जब पाइप में जाता है तो पाइप बर्स्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि 4 डिग्री से कम आने पे पानी जो है वो एक्सपांड होता है, और जब वो एक्सपांड होता है तो पाइप फट जाती है। सबका आंसर एक ही है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना 5th चैप्टर के, छोड़ के मत जाना। लेंस का आप डिफेक्ट वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, 8वां चैप्टर मारो गोली। 9वें चैप्टर में आपको चार्ट अच्छे से याद कर लेना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, ठीक है। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला और सबका
स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप पूछोगे ना कार्बन कंपाउंड में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेरा लेक्चर देख लो 9वें चैप्टर का, उसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंस ही पढ़ा है, जो बोर्ड पे पढ़ाया है वो टेक्स्ट बुक वाला नहीं है। 10वें चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, नॉलेज। तो 10वां चैप्टर आप एक बार रीड कर लेना, उसमें मतलब आपको पता रहना चाहिए रशिया ने पहला कौन सा मिसाइल उड़ाया था, हाई अर्थ ऑर्बिट का रेंज क्या होता है। जैसे 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा था 3500 से 2800 हाई अर्थ ऑर्बिट है, 35,000 से ज्यादा हाइयर अर्थ ऑर्बिट है, तो ये वाला कौन सा है, तो उसका आंसर था लो अर्थ ऑर्बिट 700 आई थिंक, है ना। तो ये सारी चीजें देखो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मेरे पास साइंस 1 की टेक्स्ट बुक रखी हुई है, तो साइंस मांगा था 1 निकला 2, ठीक है। सो साइंस 1 भी इधर कहीं पे होगी, 1 मिनट। हाँ, सो साइंस 1 में देखो आप लोगों को जो पहला चैप्टर उसमें केपलर के लॉस कर लेना, न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो इसमें पीरियोडिक टेबल से जो गिव रीजन वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना। थर्ड चैप्टर की बात करें सारे रिएक्शन आपको अच्छे से आने चाहिए। टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू सारे देख लेना, बिकॉज टेक्स्ट बुक से 1-2 एमसीक्यू आने का चांस है, 1-2 ऑब्जेक्टिव 1-2 एमसीक्यू आने का चांस है, सारे कर लेना एमसीक्यू वगैरह। 5वें चैप्टर की बात करें तो थ्योरी पार्ट स्ट्रांग रखो, 6ठे चैप्टर का थ्योरी पार्ट स्ट्रांग रखो, 7वें चैप्टर का डिफेक्ट पार्ट स्ट्रांग रखो, और 6ठे चैप्टर से डेफिनेशन और 5वें चैप्टर से भी डेफिनेशन भी अच्छे से करना। थर्ड चैप्टर से भी डेफिनेशन अच्छे से करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन। जिनको कुछ नहीं आता उन लोग ये छोटी छोटी डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। बाकी देखो आगे आपका क्या होगा वो मैं भी नहीं बता सकता, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में अक्सर चीजें टेक्स्ट बुक से अंदर से। तो अगर आपने साल भर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपको अच्छे से नहीं आता है, सो गॉड नोज आपका क्या होगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर से आएगा तो ऑब्वियसली आप वहां पे कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो बेटर होगा कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना। अब भले आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें लिखना क्या है, बट कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिख के आना, ये चीज फिक्स रखना, ठीक है। तो जिनका मतलब सब कुछ हुआ है उन लोग सबसे पहले केमिस्ट्री का पार्ट स्ट्रांग कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां, 9वां, और उसके बाद उन लोग जाएंगे फिजिक्स पे। जिनका सब कुछ हुआ है उन लोग न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल 2-3 ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, लास्ट ईयर तो 1 ही आया था, ठीक है। चलो देखो अब, सो क्वेश्चन नंबर 1 के में एमसीक्यू रहते, एमसीक्यू में मोस्टली लोगों को 5 में से 4 मिल जाता है। अब जब ये ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग 5 में से 3 या 5 में से 2 ही ले पाते हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव हार्ड रहता है। तो लेट से आपको 5 में से 3 मिल गया। गिव रीजन एक टेक्स्ट बुक से आएगा, एक टेक्स्ट बुक के बाहर से मतलब टेक्स्ट बुक के बीच से आएगा जो कि इजी होगा, और एक आपका थोड़ा सा हार्ड आएगा जो आप लोग शायद सुने भी नहीं रहोगे, ठीक है। फिर गिव रीजन में आप लोगों को 4 मार्क्स फिक्स है, बिकॉज टेक्स्ट बुक वाला और इजी वाला तो कर ही ले जाओगे अगर टेक्स्ट बुक पढ़े रहोगे तो। ये बी वाला तो बहुत इजी था, हम लोग को जैसे आया था CuSO4 + Fe, बताओ क्या बनेगा। तो CuSO4 + Fe करोगे तो आपका FeSO4 + Cu बन जाएगा। और फिर पूछा था कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थर्ड चैप्टर के सारे रिएक्शन, सारे डेफिनेशन, सारे रिएक्शन के टाइप्स सब करके जाना अच्छे से, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज में देखो 5 में से 3 करना था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 मार्क्स आसानी से आप लोग ला सकते हो। इसमें 8 में से 5 करना रहता है। और एक्टिविटी में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब एक पर्टिकुलर चीज दे देगी आपको, अब उसके ऊपर वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, और उन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन चिंदी होंगे, 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप वो अटेम्प्ट करते हो तो आपके 2 मार्क्स तो फिक्स है, बट आपका 1 मार्क्स जाएगा। ये वो क्वेश्चन किसके लिए होते हैं, वो क्वेश्चन उनके लिए होते हैं जो 39, 38 पे लटकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 15 में से लगभग 14 मार्क्स आ जाता है। फिर ये आपको जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है, हम लोगों को जैसे आया था कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो लिखो, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो लिखो, रस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, और पहला क्वेश्चन था व्हाट इज रस्ट और आखिरी क्वेश्चन था व्हाट इज करोजन। तो उसमें डेफिनेशन लिखनी थी, तो जो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के गए थे वही डेफिनेशन लिख पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 में से 4 मिल जाएगा, बिकॉज व्हाट पूछा था, तो उसमें आप अगर ठोके भी रहोगे मीनिंग वगैरह तो 5 में से 4 मिल जाएगा। तो देखो आया कितना, जिन्होंने पूरी प्रिपरेशन की थी, जिन्होंने सब कुछ अच्छे से किया था, उनका इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, इसमें 4 आया, 4 3 7 4 11 11 6 17 17 14 31 31 4 35। समझ में आया मैं क्यों बोला था ऐसा, बिकॉज 35 लाना बहुत ईजी है। अब लेट से एक्टिविटी में 3 की जगह आपका 4 राइट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों का आ गया 40 में से 36। तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है साइंस में स्कोर करना, बट जिनका सब कुछ प्रिपेयर है ना उनके लिए 40 स्कोर करना हार्ड है, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाता है ये एक्टिविटी में। आंसर्स नहीं आएंगे आपको, हेलो एक्सरसाइज के आंसर्स मत याद करो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करनी है। टेक्स्ट बुक जितना ज़्यादा रीड करोगे, टेक्स्ट बुक के बीच का कंसेप्ट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे आप। अब लास्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, सबसे पहले पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करो। लोग पूछते हैं मेटलर्जी में क्या करें, मेटलर्जी में भाई प्रोसेस दिए हुए है ना, प्रोसेस एक बार रीड कर लो बस,
कार्बन कंपाउंड मेरा लेक्चर देख लो, छोड़ दो बाकी, सेकंड थर्ड आता है आपको। फिर फिजिक्स पे जाओ, 10वां अच्छे से रीड करना, ऑब्जेक्टिव आएगा वहाँ से। इतना समझा? अब इसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने देखे थे साइंस के और सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर से कि विच प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, राइट द डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस एंड दैट वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में आप लोगों को मार्क्स स्कोर अगर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेना, जिनका सब कुछ प्रिपेयर हो गया है, बाकी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और जिनको सिर्फ पास होना है वो टेक्स्ट बुक के सारे गिव रीजन एक बार देख लेना, और गिव रीजन भी केमिस्ट्री के सेकंड थर्ड एट्थ, ये 3 चैप्टर के गिव रीजन पहले देख लेना। उसके बाद थर्ड चैप्टर का अच्छे से आप लोग रिएक्शन का टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, 9 रिएक्शन बोले मैंने, ये 9 के 9 टाइप्स, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, इतने आपको याद रहने चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन दिया ना CuSO4 + Fe, तो उसका प्रोडक्ट ये आता है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th चैप्टर का थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग रखा, 4th चैप्टर छोड़ दो। 5th चैप्टर का थ्योरी पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग रखना। हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, रीजलेशन क्या होता है, ठीक, 1 जूल कितना होता है, 1 कैलोरी कितना होता है, ये सब याद रखना। 6th चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थ्योरी पार्ट अगेन स्ट्रॉन्ग रखना, चाहे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो आपके 3 लॉज हो कि लाइट मीडिया में ऐसे पास होती है, डेंसर से रेयर में, रेयर से डेंसर में, नॉर्मल पे इंसिडेंट, ये सारे रूल्स अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद आप लोग उसमें मिराज वाला कंसेप्ट छोड़ देना, मतलब मिराज वाला डेफिनेशन बस देख लेना, उसमें दिया है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देख लेना, और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ये पता होगा। रेड लाइट की वेवलेंथ 700, ब्लू लाइट की वेवलेंथ 400, ठीक है। फिर उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन का थ्योरी पार्ट अच्छे से रीड कर लेना, ताकि कुछ ना कुछ जरूर ठोक पाओ, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कैसे आता है वो रीड कर लेना। इतना ही है बस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। लेंसेज की बात करें तो सीधा डिफेक्ट वाले पार्ट में जाना, मायोपिया क्या होता है, कौन से लेंस से ठीक होता है, और ये डिफेक्ट का रीज़न क्या होता है ये पढ़ लेना। हाइपरमेट्रोपिया का भी सेम पढ़ लेना। यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस देख लेना, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देख लेना, इतना कर लेना। फिर मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी में सारे प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पार्ट अच्छे से रीड कर लेना। जिनका कुछ भी नहीं हुआ उन लोग मेटलर्जी को छोड़ सकते हैं। कार्बन कंपाउंड में मेरा एक लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने जो जो बताया है वो कर लेना, ठीक है। फिर 10वां चैप्टर छोटा छोटा क्वेश्चन जो आ सकता है उसको क्वेश्चन बैंक से रीड कर लेना चाहिए तो, या तो एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लेना। 10वें चैप्टर के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए तो रिफर कर लेना, और 9वें के लिए भी और 8वें के लिए भी। लास्ट के 3 चैप्टर के लिए क्वेश्चन बैंक रिफर कर सकते हो, बाकी शुरू के आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी ही करनी है, ठीक है। तो जिनका सब कुछ हुआ है वो केमिस्ट्री करो, फिर न्यूमेरिकल करो, फिर फिजिक्स करो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो। जिनका कुछ नहीं हुआ है वो लोग 3rd चैप्टर पहले करो, उसके बाद 2nd चैप्टर का गिव रीजन करो, फिर 3rd का गिव रीजन करो, इस 5वें का थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, 6ठे का थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, 7वें का डिफेक्ट वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, 9वें का जो जो बताया हूँ मैं लेक्चर में वो देखो, और 10वें के लिए क्वेश्चन बैंक रख लो। इतना कर लो। अब आगे आपका लक है, अगर लक काम कर गया तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, 40 में से 14 आ जाएगा। 14 नहीं तो कम से कम 8 लाओ, साइंस 1 में 8 लाओ, साइंस 2 में 19 ओरल मिलेगा, 35 मिला के पास हो जाओगे, या 25 आते तो भी कंबाइंड पासिंग रूल से शायद पास हो जाओ, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट हो तो बता दीजिए, और हो सके तो मतलब अगर ऐसा चांस हुआ तो शायद मैं एक रिवीजन लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को साइंस 1 के सारे चैप्टर के सारे कंसेप्ट बहुत ही स्पीड में बताऊंगा। बट ये उन्हीं के लिए हेल्पफुल होगा जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके ऊपर से जाने वाला है, तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको मैंने जो जो अभी बताया वो कर लो, ठीक है। और जिनको आउट ऑफ लाना है वो एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लो, और अभी एक ही दिन है तो ज़्यादा कुछ सोचो मत, टेक्स्ट बुक रीड कर लो, अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, कॉन्फिडेंस से जाओ, जो होगा देख लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।